पगलपन प्यार की चैप्टर 6 फैमिली पार्ट 2। अपनी पिछली लाइफ में वो उन दिनों में उसने पूरे 1 साल तक प्रिया के कपड़े पहने थे और वो कपड़े उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट नहीं होते थे। वो कपड़े उसकी पहचान के साथ छाया की तरह चिपके रहते थे। भले ही वह वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, फिर भी उसे वर्मा फैमिली की गोद ली हुई बेटी प्रिया के कपड़े पहनने पड़े। दूसरों के लिए ऋतिका वह सबसे बड़ी बेटी थी जिसे प्यार नहीं किया गया था। ये नॉर्मल था कि हर कोई उसे नीचा देखता था। वर्मा फैमिली ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने आखिरकार ऐसा किया तो काव्या ने उन्हें ये कह दिया कि ऋतिका ने प्रिया के कपड़े इसलिए पहने क्योंकि वह प्रिया से जला करती थी, जिससे परिवार उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। इस लाइफ में वह फिर से ऐसा कभी नहीं होने देगी। अजीत ने अपने पर्स से एक बैंक कार्ड निकाला और आई टीका को देते हुए कहा, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। अनु को महीने में 10,000 मिलते हैं। इस तरह तुम्हें महीने में 20,000 मिलेंगे क्योंकि तुम परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। हालांकि ये देखते हुए कि तुम इतने सालों तक बाहर रही है और तुमने काफ़ी तकलीफ सही है, इसलिए मैं तुम्हें हर महीने 30,000 दे रहा हूँ। पिछले 15 सालों की पॉकेट मनी भी तुम्हारे खाते में जमा कर दी जाएगी, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह ले लेना। उद्धरण चिन्ह। अनु की आंखें उसके गुस्से से लगभग छलक उठीं। उसकी आंखों में गहरी जलन छिपी थी। ऋतिका ने मिक्स फीलिंग के साथ बैंक कार्ड ले लिया। ये सिचुएशन बिल्कुल पिछली बार की तरह ही थी। उसने कहा, थैंक्स पिताजी। 15 साल की पॉकेट मनी कुल मिलाकर 5 लाख से थोड़ी सी ज्यादा थी। उसके जैसी एक भटकती हुई लड़की की बात करें जिसने अपनी लाइफ में इतना पैसा कभी नहीं देखा था, अचानक उसके पास इतनी बड़ी अमाउंट थी। वह इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी को कैसे संभाल पाएगी? काव्या और अनु की गलत सलाह के अलावा वह इसे प्रिया की बुरी नज़र से कैसे बचा सकती थी? पिछली बार बाहरी दुनिया के लोगों ने उसे बुरा, फालतू, घमंडी और मूर्ख के रूप में देखा होगा, लेकिन इस जीवन में ये पैसा उसके बदलाव की कैपिटल बन जाएगी। अजीत ने अपना सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। आज जो ब्रेकफास्ट सर्व किया गया उसमें वेस्टर्न डिशेज थी। बेकन, टर्की, अंडे, ब्रेड और दूध का मिक्सचर बहुत ही स्वादिष्ट था। उनके सामने कटलरी को नज़रअंदाज करने से माहौल पहले से भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। काव्या सच में परिवार को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ऋतिका अच्छे से खाना नहीं खा सकती है। अपनी लास्ट लाइफ में ऋतिका ने इस खाने के कारण खुद को शर्मिंदा किया था, जिससे दादी को नफरत के कारण ब्रेकफास्ट से खुद को बहाना बनाकर उठाना पड़ा। पिता को अपना ऑफिस बैग लेकर काम पर जाना पड़ा और दादाजी ने बिना मर्जी के खुद का ब्रेकफास्ट खत्म किया और खुद के स्टडी रूम में वापस चले गए। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने जाने से पहले उसे दिलासा दिया। उसने पूरे हॉल में ठंडक देखी थी। उसकी पीठ के पीछे नौकर मिलकर बात कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। अपने गुस्से में उसने मुश्किल से छुए हुए खाने की प्लेट को फर्श पर पटक दिया। प्लेटों के टूटने की आवाज़ बहुत तेज थी, लेकिन इससे उसने और भी ज़्यादा बुरी रेप्यूटेशन प्राप्त कर ली थी। उसने बस केवल इतना देखा कि उस दिन वो कितनी बुरी थी, इसलिए उसने सभी प्रकार के मैनर्स सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके तौर तरीके प्रिया से भी कम नहीं थे, लेकिन तब तक वह पहले से ही हर किसी के दिल में एक अपनी बुरी छाप छोड़ चुकी थी। इसलिए उसने चाहे जो कुछ भी किया हो, वह कभी परिवार के सदस्यों के दिलों में प्रिया की जगह नहीं ले सकती थी। वह अपना बेस्ट करने के बाद भी कभी प्रिया से आगे नहीं बढ़ सकी। यही कारण था कि वह इतनी उदास थी, यहाँ तक कि उसने लास्ट में खुद को भी छोड़ दिया। वेस्टर्न खाने के दौरान शिष्टाचार जितना छोटा काम उसे डरा नहीं सकता था, लेकिन इस टाइम वह अभी ही परिवार में वापस आई थी, इसलिए अभी वह खुद की असलियत को सबके सामने उजागर नहीं कर सकती थी। दादाजी ने सोचा कि ऋतिका ने उनसे रात को क्या कहा था, इसलिए वो नौकरों से इंडियन स्टाइल का ब्रेकफास्ट तैयार करने का कहने की सोच ही रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ऋतिका ने अपने हाथों से टेबल पर रखी रोटी को उठाया और खाना शुरू कर दिया। उसने वह बहुत ही धीमे धीमे से खा रही थी।
जिस तरह से वह खा रही थी वह न तो ज़्यादा अच्छा था और न ही एलिगेंट था, लेकिन कम से कम वह शांत थी। काव्या और अनु पूरे समय चुपके से उस पर ध्यान दे रही थी और चुपचाप सभी के सामने उसके खुद को शर्मिंदा करने का इंतजार कर रहे थे। कृतिका ने रोटी खाना खत्म कर दी और अपना दूध पी लिया और फिर शर्माते हुए कहा, दादाजी, दादी, डैड, आंटी काव्या, मैंने भरपेट खा लिया है। ये देख कि उसने अपने सामने रखी कटलरी को छुआ तक नहीं है। काव्या ने जल्दी से कहा, तुमने इतना कम क्यों खाया है? क्या ये ब्रेकफास्ट तुम्हारी पसंद का नहीं था क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं नौकरों से कहकर तुम्हारे लिए कुछ और तुम्हारी पसंद का बनवाऊं? कृतिका ने अपना सिर हिला दिया और कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आंटी। ब्रेकफास्ट टेस्टी था लेकिन मेरा पेट सच में भरा हुआ है। मैं कृतिका थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, इसलिए वो आगे बोलने से पहले थोड़ा खांसी और बोली, मैंने इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं खाया। दादाजी ने अपने हाथों में रखी कटलरी नीचे रख दी। उनकी उस टेस्टी ब्रेकफास्ट को खाने की भूख खत्म हो गई। उन्होंने कहा, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। कृतिका, मेरे स्टडी रूम में जाने में मेरी मदद करो। खाने की मेज पर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और ये देखा कि दादाजी ने नाश्ता तक नहीं किया था। उनकी सेहत अच्छी थी, इसलिए उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। कृतिका उठ खड़ी हुई और दादाजी की तरफ चलने के लिए धीरे से अपनी कुर्सी एक तरफ खींची और डाइनिंग हॉल से बाहर निकलते ही धीरे से उनके हाथ को सहारा दिया। जब वो अपने स्टडी रूम में पहुंचे तो दादाजी ने नौकरों को बुलाया और मिठाई को स्टडी रूम में लाने के लिए कहा। दादाजी ने उसे सांत्वना देते हुए उसका हाथ थपथपाया और कहा, खाने के शिष्टाचार के बारे में ना जानना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी खाने के शिष्टाचार के नॉलेज के साथ पैदा नहीं होता है। कुछ दिनों में मैं सेक्रेटरी रमन से तुम्हारे लिए शिष्टाचार की क्लासेज की अरेंजमेंट्स करवाऊंगा। कृतिका को ये बात उसके दिल पर छू गई। उसने कहा, दादाजी, मुझे पता है। मुझे बस इस बात का डर था कि इससे पहले कि मुझे खुद को साबित करने का मौका मिले, आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। उसकी पिछली लाइफ में ठीक ऐसा ही हुआ था। परिवार द्वारा रिजेक्ट किए जाने से पहले उनके पास खुद को साबित करने का मौका भी नहीं मिला था। दादाजी ने दया से उसके बालों को सहलाया और कहा, नासमझ लड़की, तुम मेरे परिवार के इकलौती वारिस हो। जब तक आप मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, मैं तुम्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की आंखें सेकंडों में लाल हो गईं और आंसू उसकी आंख से एक के बाद एक नीचे गिरे। सच में उसकी पिछली लाइफ में दादाजी द्वारा उसे ठुकरा दिए जाने पर वो कितनी निराश थी। दादाजी ने अपने झुर्रीदार हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम पहले से ही इतनी बड़ी हो, फिर भी तुम अभी भी एक बच्चे की तरह काम करती हो और सबसे छोटी बात पर रोती हो। दादाजी का हाथ पेड़ की छाल जैसा सख्त और खुरदरा था, लेकिन ऋतिका के लिए ये दुनिया की सबसे गर्म हाथों की जोड़ी थी। उसने कहा, मैं नहीं रोई, मेरी आंखों में बस कचरा चला गया है। वो कभी नहीं जानती थी कि दादाजी, जो हमेशा से ही कठोर और ठंडे थे, उसे इतना प्यार दिखाएंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी जिद पर हंसे या रोए। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ घर में रेत कैसे होगी? ऋतिका ने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। इसी टाइम ज्योति स्टडी रूम में कई सारी मिठाइयाँ लाई। ज्योति की उम्र 50 साल से ज्यादा की थी और वो वर्मा फैमिली के लिए 30 साल से ज्यादा से काम कर रही थी। वो बहुत अच्छी तरह से वर्मा परिवार की सबसे पुरानी नौकर हो सकती थी। ऋतिका की लास्ट लाइफ में ये बूढ़ी औरत दादाजी के अलावा अकेली दूसरी इंसान थी जिसने उसकी देखभाल की। लेकिन उस समय वो एक घमंडी टाइप की इंसान थी और नौकर को खुद से नीचे समझती थी। बाद में ज्योति अपने काम से रिटायर्ड हो गई और उसके बाद उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। जब ज्योति मुस्कुराई तो उनका गोल चेहरा दयालु लग रहा था। उन्होंने कहा, मिस, मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह की मिठाई पसंद है, इसलिए मैंने बस थोड़ी ही बनाई। अगर आपको और कुछ भी पसंद है तो बस मुझे बताएं और मैं इसे अगली बार आपके लिए वो मिठाई बनाऊंगी। जब ज्योति मुस्कुराई तो उनका गोल चेहरा दयालु लग रहा था। उन्होंने कहा,
मिस, मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह की मिठाई पसंद है, इसलिए मैंने बस थोड़ी ही बनाई। अगर आपको और कुछ भी पसंद है तो बस मुझे बताएं और मैं इसे अगली बार आपके लिए वो मिठाई बनाऊंगी। रितिका ने उनका आभार प्रकट करते हुए कहा, थैंक्स, माँ ज्योति। ज्योति ने उसके सुंदर और गोरे चेहरे की ओर देखा और कहा, मिस अपनी माँ की तरह दिखती है। ज्योति के जाने के बाद दादाजी ने आह भरी और कहा, तुम्हारी माँ एक प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। वर्मा फैमिली में शादी करने के बाद सभी उससे प्यार करते थे। यह अफसोस की बात है कि उसने बहुत छोटी लाइफ जी थी। आज तक भी बहुत से नौकर भी उसे याद करते हैं। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसकी पिछली लाइफ में ज्योति ने उसकी इतनी परवाह की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्योति उसकी माँ से भी प्यार करती थी। जस्ट 7 अनएक्सपीरियंस। अगले दिन 10 बजे काव्या रितिका और अनु के साथ बाहर गई। दादाजी ने उन्हें भेजने के लिए अपने पर्सनल ड्राइवर रवि को भेजा था। वह जल्दी ही पर्ल मॉल पहुंच गए और उन्होंने वहां एंट्री गेट पर प्रिया को खड़े देखा। प्रिया ने पीयूष द्वारा तैयार की गई लोट्स ग्रीन ड्रेस पहनी थी। डायमंड के सेट के साथ वह पतली और सुंदर लग रही थी। भले ही प्रिया अपर क्लास में वापस आ गई, चाहे उसकी लाइफ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हर किसी के लाइफ में एक नेमेसिस जरूर होगी, जैसे कि प्रिया रितिका की नेमेसिस थी। रितिका की चेस्ट पर गुलाब के आकार का हल्का सा निशान था। जब उसे जन्म देने के तुरंत बाद सहर गुप्ता की डेथ हो गई थी तो हर कोई दुखी था। तब किसी ने फिर न्यूबॉर्न बेबी पर ध्यान नहीं दिया था। ये लापरवाही का वह टाइम था जिसके कारण उसे 15 साल तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ा था। नवजात रितिका को परिवार के एक दुश्मन ने उठा लिया और उसे एक क्लब के एंट्री गेट पर छोड़ दिया। परिवार ने अपनी कीमती छोटी पोती का पता लगाने के लिए अपने सभी कनेक्शन का यूज किया था। आखिरकार उन्हें 3 साल बाद एक लड़की मिली थी जिसके पास बर्थमार्क था। उन्होंने बिना किसी डीएनए टेस्ट के उस बच्ची को अपना लिया और उसका नाम प्रिया वर्मा रख दिया था। 14 साल की उम्र में प्रिया का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बहने के कारण उससे खून की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसका खून दुर्लभ RH नेगेटिव टाइप का था, लेकिन हॉस्पिटल में इस टाइप का खून अवेलेबल नहीं था। हॉस्पिटल ने परिवार के लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन फैमिली में से किसी का भी खून उस टाइप का नहीं था। नहीं उसकी मां सहर का ब्लड RH नेगेटिव टाइप का था। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जिस पोती को वो ढूंढ रहे थे वो वह प्रिया नहीं थी। हालांकि प्रिया जानती थी कि चीज़ों को अपने फायदे में कैसे बदलना है। हालांकि वह वर्मा फैमिली की पोती नहीं थी, लेकिन वह फिर भी लगातार दादी को खुश करती थी, इसलिए अगर प्रिया उनकी असली पोती नहीं थी तो उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी ओर ओल्ड मिस्टर वर्मा अपने खोए हुए वंशज की तलाश करना नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि उनके मन में प्रिया के लिए गिल्ट की फीलिंग थी, इसीलिए उन्होंने चुपके से उसकी असली फैमिली को ढूंढने की कोशिश की। RH नेगेटिव की दुर्लभता होने के कारण उन्होंने आसानी से उसकी असली फैमिली जैन फैमिली को ढूंढ लिया। प्रिया जैन एम्पोरियम ग्रुप के CEO मिस्टर जैन की नाजायज बेटी थीं। जैन एम्पोरियम ग्रुप के देश के कोने कोने में मॉल बने थे। हालांकि जैन फैमिली अमीर थी, लेकिन फिर भी वो वर्मा फैमिली जितने अमीर नहीं थे। जैन फैमिली प्रिया को इस शर्त पर वापस लेने को तैयार हो गई कि वर्मा फैमिली उसे कई सालों तक पलेगा और उसे एक सुंदर व अच्छी लड़की बनाएगा। इसके अलावा यह उनके लिए जानी पहचानी वर्मा फैमिली से जुड़े रहने का एक अच्छा बहाना होगा। वह प्रिया के सरनेम को जैन में बदलकर वर्मा फैमिली को खुश करना चाहते थे, न कि असली नाम जो वर्मा फैमिली ने उसे दिया था। जैन एम्पोरियम ग्रुप के देश के कोने कोने में मॉल बने थे। हालांकि जैन फैमिली अमीर थी, लेकिन फिर भी वो वर्मा फैमिली जितने अमीर नहीं थे। जैन फैमिली प्रिया को इस शर्त पर वापस लेने को तैयार हो गई कि वर्मा फैमिली उसे कई सालों तक पलेगा और उसे एक सुंदर व अच्छी लड़की बनाएगा। इसके अलावा यह उनके लिए जानी पहचानी वर्मा फैमिली से जुड़े रहने का एक अच्छा बहाना होगा। वह प्रिया के सरनेम को जैन में बदलकर वर्मा फैमिली को खुश करना चाहते थे, न कि असली नाम जो वर्मा फैमिली ने उसे दिया था। प्रिया की लाइफ शुरू से लकी रही थी।
12 साल तक अपर क्लास की लाइफ जीने के बाद वर्मा फैमिली को छोड़ने के बाद भी वो एक अमीर परिवार की बेटी बनी रहीं। प्रिया खुशी से रितिका और बाकी लोगों की ओर चल पड़ी जब उसने उन्हें देखा। उसने खुशी से कहा, आंटी काव्या, अनु, रितिका, मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम साथ में शॉपिंग करने जाएं? रितिका दिल में मजाक उड़ाने वाली फीलिंग के साथ हंस पड़ी। वो जानती थी कि प्रिया को यहाँ देखना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये काव्या ही थी जिसने उसे यहाँ आने के बारे में था। काव्या ने चेहरे पर नाखुशी वाले एक्सप्रेशन दिखाए और रितिका की ओर देखा। उसने कहा, हम आज यहाँ रितिका के लिए हैं। हमें उसके कपड़े और बाकी सामान खरीदने की जरूरत है, इसलिए। रितिका मुस्कराए और मन ही मन सोचा, क्या पाखंडी है ये कहकर कि काव्या प्रिया और रितिका के बीच के अंतर को सामने लाना चाहती थी। अनु भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने कसकर प्रिया की बांह पकड़ ली और कहा, प्रिया दीदी, क्या कोइंसिडेंस है। आपका परिवार से लगाव इतना गहरा है कि हम रोड पर भी मिल गए हैं। इन तीनों महिलाओं की एक्टिंग देखकर रितिका को नफरत हुई। फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेशक यह एक मजबूत लगाव है, इतना मजबूत कि वह 12 साल से वर्मा फैमिली की गोद ली हुई बेटी थी। प्रिया को ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसका सिर गलत तरीके से नीचे झुक गया और उसने कहा, रितिका, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और मुझे लगता है कि मैंने ही तुमसे तुम्हारा सब कुछ लिया था। लेकिन यह मेरी गलती नहीं थी। मुझे भी बहुत दुख हुआ जब मुझे अपने प्यारे दादाजी, दादी, पिता और चाची के साथ साथ अपनी प्यारी छोटी बहन को भी छोड़ना पड़ा था। अनु अब इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने रितिका को घूरते हुए कहा, रितिका, तुम्हें लगता है कि तुम सच में वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी बन गई हो? तुम अपने आप को देखो। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हें वर्मा फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा भी बनने के करीब भी नहीं लाता है। तुम सड़कों से बस एक छोटी सी गैंगस्टर हो। लेकिन प्रिया दीदी तुमसे अलग है। हालांकि वह वर्मा फैमिली की असली बेटी नहीं है, लेकिन वह तुमसे बहुत बेहतर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फीनिक्स बन गई हो? तुम सच में बस एक छोटी सी गौरैया हो। पल मॉल एक फेमस लग्जरी शॉपिंग मॉल था। यहाँ अक्सर अमीरों द्वारा ही शॉपिंग की जाती थी। उसकी लास्ट लाइफ में काव्या और अनु ही उसे यहाँ लाए थे। और इसी तरह वह वहाँ प्रिया से भी मिले थे। इसी तरह के कुछ शब्दों के साथ ही पिछली लाइफ की रितिका अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और प्रिया के साथ मौके पर ही लड़ने लगी। इसलिए उसने सबका अपनी ओर बहुत ध्यान खींच लिया। यह उस टाइम था जब उसे उस तरह का बिहेव करने पर बुरी रेप्यूटेशन मिली थी और वो उन अमीर लेडीज के लिए बस हंसी का पात्र बन गई। अभी अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होने के कारण उसने उन दोनों से कहा, बहन अनु, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मेरे कहने का मतलब है कि चूंकि वर्मा फैमिली की एक बेटी हो सकती है, लेकिन हमें दूसरी बेटी रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन शब्दों ने अनु को पागल कर दिया। उसने रितिका के चेहरे को देखा और सच में उसे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारने का मन किया। इस बीच प्रिया रितिका को करीब से देख रही थी। उसने रातों रात रितिका में आए बदलाव को देखा। वो खुद को शांत रखने और हर एक सिचुएशन को संभालने में उससे कहीं बेटर लग रही थी। उसका चेहरा बिना मेकअप के था, जो उसके चेहरे को और सुंदर और साफ दिखा रहा था। इसने प्रिया को वर्मा फैमिली की पुरानी हवेली में लगे पुराने वाइबनम के पेड़ की याद दिला दी। रितिका भी बिल्कुल उस पेड़ की तरह ही सुंदर, शांत और प्योर थी। यह महसूस करते हुए कि रितिका को शर्मसार करने की उनकी पहली प्लानिंग खराब हो गई थी, काव्या ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और अनु को एक तरफ खींच लिया। इस चिंता में कि वह पब्लिक प्लेस पर खुद को शर्मिंदा कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, हम रितिका को कुछ अच्छे आउटफिट चुनने में मदद करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। प्रिया, हमारे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, मैंने आंटी काव्या के साथ काफ़ी टाइम से शॉपिंग नहीं की है। मैं जरूर ही आपके साथ आना चाहूँगी। वो फिर रितिका की ओर मुड़ी और कहा, रितिका, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? रितिका ने थोड़ा झुंझलाते हुए जवाब देते हुए कहा, आंटी काव्या हमारी बड़ी हैं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है क्योंकि यह उनका आइडिया है।
काव्या ने खुशी खुशी प्रिया को अपने साथ खींच लिया। उन्होंने कहा, प्रिया स्टाइल चुनने में बेहतर है। उसके आइडिया हमारे लिए काम के होंगे। मैं पहले से ही 30 को हो चुकी हूँ। कपड़ों के लिए मेरा टेस्ट तुम जैसी छोटी लड़कियों से अलग होगा। उद्धरण चिन्ह। अनु भी प्रिया के पास गई और बोली, सच में प्रिया दीदी का टेस्ट अच्छा है। उसने मुझे बहुत सारे अच्छे आउटफिट चुनने में मदद की है। उद्धरण चिन्ह। उन तीनों ने सही तालमेल के साथ आपस में बात की और ऋतिका को अपने आप आने के लिए पीछे छोड़ दिया। ऋतिका को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो सिर्फ उनकी एक्टिंग का मजा लेने वाली थी। काव्या तीनों लड़कियों को रामस्ट नाम की एक दुकान पर ले आई। ये वर्मा कॉरपोरेशन के अंडर आने वाला एक लग्जरी ब्रांड था जिसे 10 टॉप बेस्ट इंटरनेशनल ब्रांडों में से एक के रूप में चुना गया था। ब्रांड ने कपड़े, परफ्यूम, मेकअप किट, लेडीज सैंडल, ज्वेलरी और पर्स जैसे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया हो कि बहुत ही फेमस थे। इस ब्रांड की बात करें तो इसका ऋतिका के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। जब सहर गुप्ता वर्मा फैमिली के सबसे बड़े बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, तो बूढ़े मिस्टर वर्मा को जेंडर की परवाह किए बिना इस बच्चे से बहुत उम्मीदें थीं। इसलिए उन्होंने रेमेस्ट ब्रांड बनाया था। पिछले 15 सालों से इस लग्जरी ब्रांड ने कंट्री की ट्रेडिशनल और सेम टाइप के कपड़ों को अपनाकर खुद का एक अलग ट्रेड बनाया था। तब से ये दुनिया के टॉप ब्रांडों में से एक बन गया था। ऋतिका कहीं खोई हुई लग रही थी। काव्या ने अपने मन में सोचा, ऋतिका के बिहेवियर से पता चलता है कि वो हारी और अनएक्सपीरियंस है। वो सही कपड़ों को चुनने में अच्छी नहीं है। ऋतिका ने जवाब दिया, सिस्टर अनु, आप फ्रेंच जानती हैं। आपके पास सच में नॉलेज है। अनु दंग रह गई। इस ब्रांड का नाम फ्रेंच था, लेकिन वह फ्रेंच के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन वर्मा कॉरपोरेशन के अंडर में होने के बाद से उसे ब्रांड के बारे में जानकारी कैसे नहीं हो सकती थी। प्रिया ने अनु को धीरे से अपनी बांह से पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर अनु फ्रेंच के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो अक्सर रामेस्ट में शॉपिंग करती है और इसलिए इस ब्रांड को अच्छी तरह से जानती है। प्रिया के उसके लिए बोलने के बाद अनु एक बार फिर से एरोगेंट हो गई और उसने ऋतिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये वर्मा कॉरपोरेशन से रिलेटेड ब्रांड लग्जरी दुकानों में से एक है। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम यहाँ पहली बार आई हो। अनु के उसके मजाक उड़ाने वाले इरादे को जानकर भी ऋतिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने काव्या को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, फ्यूचर में मुझे और ज़्यादा बार यहाँ लाने के लिए मुझे आंटी काव्या को परेशान करना होगा ताकि मैं इस ट्रेंड को समझ सकूं। चेट, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ऋतिका की बातें सुनकर काव्या थोड़ी सख्त हो गई। उसने ऋतिका के हाथ को धीरे से खींचकर एक स्माइल के साथ अपने एक्सप्रेशन जल्दी से छिपाने की कोशिश की और कहा, हाँ बिल्कुल। माना तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है। भले ही मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार बाहर लेकर आऊँगी। ये देखते हुए कि वह एक पब्लिक प्लेस में थे, काव्या जानती थी कि उसे खुद को अच्छी सौतेली माँ के रूप में अच्छी तरह से पेश करना होगा। ये देखते हुए कि वह एक पब्लिक प्लेस में थे, काव्या जानती थी कि उसे खुद को अच्छी सौतेली माँ के रूप में अच्छी तरह से पेश करना होगा। अनु ने अपने दांतों को कस लिया और ऋतिका को घूरने लगी। वह पूरी तरह से बस उससे नफरत कर रही थी। प्रिया ये जानकर चौंक गई कि असली वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी केवल एक हफ्ते के लिए ही घर पर लौटी थी, लेकिन वह पहले से ही पूरी तरह से एक अमीर फैमिली की लाइफस्टाइल में ढल सकती थी और उसमें अच्छी तरह घुल मिल सकती थी। पुराने बिहेवियर वाली ऋतिका जो बुरे वर्ड्स बोलती थी और आसानी से उनके जाल में फंस जाती थी, अब वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। काव्या उन्हें एक दुकान में ले आई। एक शॉप असिस्टेंट आगे आई और उसने खुशी से उनका वेलकम करते हुए कहा, आपका स्वागत है मैडम वर्मा और 2 युवा मिस वर्मा। आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? उस शॉप असिस्टेंट ने टाइट फिटिंग ब्लैक आउटफिट पहना था। उसने जिन 2 युवा मिस वर्मा का अभिवादन किया था, वह प्रिया और अनु थी। ऋतिका उनके पीछे चल रही थी और उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जो उसे फिट भी नहीं थी, जिसके कारण उसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था। उस शॉप असिस्टेंट ने टाइट फिटिंग ब्लैक आउटफिट पहना था। उसने जिन 2
युवा मिस वर्मा का अभिवादन किया था, वह प्रिया और अनु थी। रितिका उनके पीछे चल रही थी और उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जो उसे फिट भी नहीं थी, जिसके कारण उसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था। अनु ने रितिका से फुसफुसा कर कहा, देखा, मैं तो सही कह रही थी, तुम सिर्फ एक जंगली चिड़िया हो। ये कभी मत सोचा कि तुम फीनिक्स बन सकती हो। तुम प्रिया से तुलना करने लायक भी नहीं हो। तुम्हारे पास वर्मा फैमिली की बेटी होने के ओरा का एक भी अंश नहीं है। इस तरह की एक शानदार दुकान पर जाने पर भी तुम्हारी डिसेबिलिटी और बढ़ जाती है। उद्धरण चिन्ह। रितिका अचानक मुड़ी और उसने अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी नाक के सामने हवा लेने के लिए किया। वह फुसफुसाई, ये बदबू आ रही है। ये स्मेल कहाँ से आई है? दीदी अनु, आपने आज सुबह अपने दांत ब्रश किए थे क्या? अनु गुस्से से पीली पड़ गई और उसे डांट लगाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम। काव्या ने अनु को हल्के से अपनी ओर खींचा और एक चौड़ी मुस्कान के साथ रितिका का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, ये हमारे वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी रितिका है। शॉप असिस्टेंट हैरान लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी मिस प्रिया नहीं है? ये रितिका कौन है? एक शॉप असिस्टेंट के रूप में उसे किसी और की तुलना में कहीं ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता था। ये पहली बार था जब उसने रितिका को देखा था और एक ढीली ड्रेस पहनने के बावजूद उसने उसकी नेचुरल ब्यूटी और एलिगेंस को पहले ही देख लिया था। उसने अपनी गलती के बारे में कोई भी शर्मिंदगी महसूस किए बिना तुरंत अपना ध्यान हटा लिया, क्योंकि उसने रितिका से एक बड़ी स्माइल के साथ कहा, वेलकम मिस वर्मा। रितिका ने हल्के से अपना सिर हिलाया। शॉप असिस्टेंट ने एक फिर प्रिया को उसकी पहचान के बारे में सोचते हुए देखा। अनु ने दुकान के असिस्टेंट को घूर कर देखा और घमंड में कहा, तुम क्या देख रहे हो? हालांकि प्रिया वर्मा फैमिली का हिस्सा नहीं है, फिर भी वह जैन एम्पोरियम के मालिक की प्यारी बेटी हैं। वह अब भी तुमसे कहीं ज़्यादा सूटेबल है। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ शॉप असिस्टेंट शांत रही, लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि जैन एम्पोरियम ग्रुप और वर्मा कॉर्पोरेशन एरिया और वेल्थ के मामले में बहुत दूर हैं। प्रिया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अनु को रुकने का इशारा किया और रितिका की ओर ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए कहा, रितिका, क्या तुम्हारे मन में है कि तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद हैं? क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है? रितिका ने सिर हिलाया और मना करते हुए कहा, मैं अपने दम पर फैसला करना चाहूँगी। मैं उन कपड़ों को बेहतर तरीके से चुन सकती हूँ जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। ऐसे में काव्या को सौतेली माँ के रूप में अपना बिहेवियर दिखाना पड़ा। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ज़रूर, आगे बढ़ो और अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करो। अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हैं। काव्या रितिका को खुद को मूर्ख बनाने देना चाहती थी। आखिर एक गंवार और गरीब लड़की क्या ही अपने लिए अच्छे कपड़े चुन सकती थी? रितिका ने सिर हिलाया और अपने लिए एक ड्रेस चुनने के लिए अलमारियों की ओर चलना शुरू कर दिया और जल्दी से उसे एक हल्की नीली मिनी स्कर्ट मिली जो उसे पसंद आ गई थी। दुकान के असिस्टेंट ने कहा, मिस वर्मा के पास एक बहुत अच्छा फिगर है जो सब ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खासकर आपके पैर। वो सभी क्वालिटी दिखाते हैं जो एक महिला के पास होनी चाहिए। मैंने पैरों की इतनी अच्छी जोड़ी आज तक कभी नहीं देखी। रितिका अनु की तरह लंबी और पतली नहीं थी, न ही वह प्रिया की तरह सुंदर थी, लेकिन उसके पास एक अच्छी बॉडी, एक हंस की तरह लंबी गर्दन और एक गोल, छोटा कंधा था। हालांकि वह अपनी उम्र में उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अट्रैक्टिव पतली कमर और एक युवा और मासूम आभा थी। उसके पास लंबे पतले पैरों की एक जोड़ी थी जो चमकती थी और हाथी दांत की तरह प्यो दिखती थी। वो इन पैरों में खुद को अच्छी तरह से संभालने में अच्छी थी और उसके यही तरीके उसने नेचुरल ब्यूटी और एलिगेंस लाती थी। इस सब गुणों ने काव्या को शहर की याद दिला दी और उसे अचानक एक डर महसूस हुआ। उसने अपने सिंपल बिहेवियर को बनाए रखते हुए कहा, ये ड्रेस रितिका पर बहुत अच्छी लग रही है। शुरू में अजीत ने उसे ऊपर शहर से शादी करने का डिसाइड किया था, क्योंकि शहर गुप्ता का फैमिली बैकग्राउंड उससे बहुत बेहतर था और वो काव्या की तुलना में उससे ज़्यादा कैपेबल और सुंदर थी।
इसलिए काव्या के अजीत से शादी करने के बाद वर्मा फैमिली में एंटर करने के बाद मीडिया ने दोनों के बीच काफ़ी तुलना की। इसलिए वो सहर से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। शॉप असिस्टेंट ने थोड़ा सेंसिटिव होने की कोशिश की। उससे यह अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि यह तारीफ ऋतिका के लिए थी या फिर ड्रेस के लिए। प्रिया ने नफरत से अपना होंठ काटा। फिर उसने बिना मर्जी से कहा, ऋतिका सच में सुंदर है। जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसने ऋतिका की सुंदरता को महसूस किया। हालांकि उस समय ऋतिका बुरा बिहेव कर रही थी। ये बिहेवियर उसकी ब्यूटी से मैच नहीं कर रहा था। अब जबकि वो एक बदली हुई इंसान की तरह लग रही थी, जिससे प्रिया को शर्म का एहसास हुआ। अनु ने तंज कसते हुए कहा, ये कहावत वास्तव में सच है कि कपड़े आदमी को बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर एक मुर्गी भी इस ड्रेस को पहने तो तब भी इतनी सुंदर ड्रेस उसके एलिगेंस को बाहर लाने में कैपेबल होगी। उद्धरण चिन्ह। अनु ने उम्मीद नहीं की थी कि ऋतिका तैयार होने के बाद सुंदर दिख सकती है। उसे अपने दिल में उसके लिए एक मजबूत नफरत और जलन महसूस की। ऋतिका आईने में खुद को देख रही थी। अनु ने जो कहा, उसे सुनकर ऋतिका मुड़ी और शान से उसकी ओर चल पड़ी। उसने अपने अंदर की ब्यूटी और एलिगेंस को अच्छे से रिफ्लेक्ट की। हर एक कदम के साथ उसने अपर क्लास के सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छे से दिखाया। अनु चिंता से हकलाने लगी। वो हकलाते हुए बोली, क्या तुम क्या चाहती हो? वो अचानक घबरा गई और उसने ऋतिका को आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। ऋतिका ने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया। वो फूल की तरह तेज और सुंदर दिखती थी और साथ ही बर्फ की तरह शांत, जैसे मानो कि साहस की एक तेज हवा उसके पास से बह गई हो। इस समय वह अट्रैक्शन से चमक रही थी। ऐसा लगा जैसे झूमर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट उसकी ब्यूटी में चार चांद लगा रही थी, जिससे अनु का ऋतिका को सीधे देखना मुश्किल हो गया। केवल उसका चेहरा साइड से थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। ऋतिका अनु के ठीक सामने रुक गई। उसने अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे किया जब तक कि वो बैठने की पोजीशन में नहीं आ गई। फिर उसने अनु को एक भगवान की तरह से एक शैतान की ओर से देखा, सिवाय बस इतना कि उसके पास अभी भगवान की कृपा नहीं थी। इस सुंदर लाइट के नीचे हर कोई इतना सुंदर हो गया कि यह आत्मा को छू सका। भले ही ऋतिका नीचे से ऊपर की ओर देख रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि वह वही थी जो शॉट्स को बुला रही थी। अनु हकलाने लगी। वो घबरा रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हकलाते हुए ही कहा, क्या कर रही हो, बिच? मुझसे दूर हो जाओ। काव्या को यकीन था कि ऋतिका इस टाइम उसके सामने बेवकूफ़ी से भरी कोई हरकत भी नहीं करेगी, इसलिए उसने उसके कामों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब उसने अपनी ही बेटी को अपने माथे पर पसीने से भरी और घबराई हुई देखा, उसे लगा कि कुछ सही नहीं है, इसलिए वो उन्हें बीच में रोकती हुई बोली, ऋतिका, क्या कर रही हो? चन्नाइन, तुम्हारी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? ऋतिका ने काव्या को कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ अनु के गाल की ओर बढ़ाए और अपनी पतली, लंबी उंगलियों को अनु के बालों में घुमाया। अनु को उसके हाथों के टच से फ्रेंडली फीलिंग महसूस हुई। फिर भी वह लगभग जम गई और उसकी 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहती हो? ऋतिका ने अपनी पतली व लंबी उंगलियों को अनु के गालों पर रखा और उन्हें धीरे से उसके गालों से नीचे ले गई। फिर उसने उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया और उसे ऊपर कर उसने उससे कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहती था कि क्या तुम भी एक मुर्गी की तरह दिखती हो। हम एक ही फैमिली से हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं एक मुर्गी की तरह दिखती हूँ और तुम अलग दिखती हो। ऋतिका के हाथों को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए अनु घबराहट से चिल्लाने लगी, यहाँ से गायब हो जाओ। ऋतिका के हाथों को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए अनु घबराहट से चिल्लाने लगी, यहाँ से गायब हो जाओ। ऋतिका ने खड़े होने के लिए अपना समय लिया। उसने अपने कपड़ों को शांति से सही किया। वह कांपती हुई अनु की ओर मुड़ी और उसे एक ऐसी लुक दिया जो अनु दिल में चाकू की तरह चुभ गया। काव्या और प्रिया, जो उसे बगल से देख रहे थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी ठंड की सिहरन दौड़ गई थी। काव्या और प्रिया, जो उसे बगल से देख रहे थी,
उनकी रीढ़ की हड्डी में भी ठंड की सिहरन दौड़ गई थी। रितिका ने लाउड वॉइस में कहा, तुम्हारी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सीक्रेट वेपन की तरह था जिससे सामने वाले को उससे बचने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे। भी ग्रेट पावर के इफेक्ट के साथ लग रहा था। अनु ने गुस्से से अपने होंठों को कसकर काट लिया। उसने रितिका को एक जोड़ी आंखों से देखा जो कड़वाहट और गुस्से से भरी हुई थीं। वह दिल से रितिका से नफरत करती थी। काव्या को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक 15 साल की बच्ची की बातों से दंग रह गई है। वह जल्दी से अपने सदमे से बाहर आई और उसे डांट लगाते हुए कहा, रितिका, अनु तुम्हारी बहन है। तुम उसके साथ इस तरह का बिहेव कैसे कर सकती हो? बिना किसी डर के रितिका ने काव्या की ओर मुड़कर उससे पूछा, मैंने उसके साथ क्या किया है? मैंने उसे पीटा या डांटा नहीं, है ना? काव्या सच में अवाक रह गई थी। दरअसल रितिका ने अनु को फिजिकली नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। वह केवल रितिका की बातों से डरकर अपनी बेचारी बेटी को डर और नफरत से तकलीफ में देख सकती थी। फिर भी वो बुरा महसूस करने और रितिका के लिए दुश्मनी की एक बड़ी फीलिंग रखने के अलावा हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। काव्या को इंसल्ट से पीड़ित होते देखकर प्रिया को अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ा। उसने कहा, रितिका, अनु वह है जो दिल से बोलती है। वह इतनी बतूनी और सीधी है कि कभी कभी आंटी काव्या भी इसमें कुछ नहीं कर पाती हैं। तुम उसे कुछ टाइम बाद सच तरीके से जान पाओगी। प्रिया अपनी सांसों को फिर से सही करने में कामयाब रही। जब रितिका अधिकार की ऐसी अनकही शक्ति के साथ अनु की ओर चली तो उसे भी सांस लेने में भी तकलीफ हुई। उसका दिमाग बस उससे बचने के लिए चिल्ला रहा था। प्रिया के लिए रितिका नरक से आए किसी शैतान की तरह डरावनी थी। रितिका ने जवाब दिया, हाँ, मैं अभी अभी परिवार में लौटी हूँ, इसलिए मैं उसे उतना नहीं जानती जितना कि तुम जानती हो। फिर उसने काव्या की ओर देखा और उनसे रिस्पेक्टफुली माफ़ी मांगते हुए कहा, आंटी काव्या और अनु, प्लीज़ मुझे माफ़ करें अगर मैंने आपकी किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है। जब अभी काव्या थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी और अपनी सोच को उसके सामने दिखाना चाहती थी, तो रितिका ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, आंटी काव्या, मेरी गलती को माफ़ कर दो। साफ और स्पष्ट होने में कुछ भी अच्छा नहीं है। दूसरों को मुर्गी या बिच जैसे नामों से पुकारने से उसकी वर्मा फैमिली की गोद ली हुई बेटी की इज्जत को कोई फायदा नहीं होगा और यहाँ तक कि यह परिवार को बदनाम भी कर सकता है। यह अच्छी बात है कि यह मैं ही थी जिसे आज अनु ने ये शब्द कहे थे। मैं इसे जरूर ही उनके खिलाफ नहीं रखूंगी, लेकिन अगर उसने किसी और के साथ ऐसा किया तो यह एक अलग कहानी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। जब अभी काव्या थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी और अपनी सोच को उसके सामने दिखाना चाहती थी, तो रितिका ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, आंटी काव्या, मेरी गलती को माफ़ कर दो। साफ और स्पष्ट होने में कुछ भी अच्छा नहीं है। दूसरों को मुर्गी या बिच जैसे नामों से पुकारने से उसकी वर्मा फैमिली की गोद ली हुई बेटी की इज्जत को कोई फायदा नहीं होगा और यहाँ तक कि यह परिवार को बदनाम भी कर सकता है। यह अच्छी बात है कि यह मैं ही थी जिसे आज अनु ने ये शब्द कहे थे। मैं इसे जरूर ही उनके खिलाफ नहीं रखूंगी, लेकिन अगर उसने किसी और के साथ ऐसा किया तो यह एक अलग कहानी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अनु को लेक्चर देने के वे में बात करते हुए कहा, अनु, तुम्हें इस पर अच्छे से ध्यान देना होगा। वर्मा फैमिली तुम्हारी मनचाही चीज खरीद सकती है, लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं। काव्या ने रितिका के चेहरे पर लगभग खून ही उलट दिया था। उसने इस छोटी बिच द्वारा लेक्चर देने की कभी उम्मीद नहीं की थी। वह इतनी अवाक हो गई कि ऐसा लगा कि उसने जो कुछ भी कहा वह चीज़ों को ठीक करने वाला नहीं था। अब तक अनु, जो सोफे पर ही बैठी थी, बहुत ही नाराज महसूस कर रही थी। ये सुनते ही वह सोफे से उठी। हालांकि काव्या ने तेजी से उसके हाथ पकड़ लिए और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी बहन सही कह रही है। आप परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। तुम एक अच्छी परवरिश के साथ बड़ी हुई हो। वर्मा फैमिली की बेटी के रूप में अपना बिहेवियर को ध्यान में रखो। काव्या की बातें सुनने के बाद अनु ने अपना सिर ऊंचा कर लिया। वो 1.66 मीटर लंबी थी और रितिका, जो सिर्फ 1.58 मीटर लंबी थी, की तुलना में लंबी दिखती थी।
उसे अपने अंदर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग महसूस हुई। रितिका ने अनु के उसका मजाक करने के इरादों को इग्नोर करना चुना। वह मुड़ी और वापस चली गई। रितिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उससे कुछ ही दूरी पर रेस्ट रूम में एक आदमी बैठा है। अपने हाथों में पेपर लिए हुए अभी जो कुछ भी हुआ, उस आदमी ने वह सब देख लिया था। रितिका का सुंदर फिगर छत पर लगे झूमर के नीचे उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के कारण वो और भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। इस एडोरेबल कैरेक्टर की हर एक हरकत को उस शख्स ने अपनी आंखों में कैद कर लिया था। वो खुद से बुदबुदाया, क्या ये वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है? हाल ही में जो हुआ उसे देखने के बाद शॉप असिस्टेंट डर से कांप रही थी। ये पहली बार था जब उसने देखा कि कोई व्यक्ति अपने वर्ड्स के साथ किसी पर लगातार हमला कर सकता है और अभी भी अपर क्लास और एलिगेंस की एक क्लास बनाए रखता है। वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगती थी। शॉप असिस्टेंट जल्दी से अपने चेहरे पर एक वेलकम से भरी स्माइल के साथ उसके पास गई और कहा, मिस वर्मा, हमने अभी अभी एक रेट्रो डिज़ाइन के साथ लंबी ड्रेस की एक नई सीरीज शुरू की है। आपके पैर लंबे और सुंदर हैं और डेफिनेटली आप उनमें ज़्यादा अच्छे दिखेगी। यह एक आम लोगों की एक गलत धारणा थी कि लंबे कपड़े खासतौर पर छोटे पैरों वाली महिलाओं को छुपाने के लिए बनाए जाते हैं। लंबे पैरों की एक जोड़ी वाले लोग खुद को लंबी ड्रेस में रेट्रो स्टाइल के साथ और भी बेहतर तरीके से पेश करेंगे। बाकी की चीज़ों को देखने और चुनने के लिए रितिका ने शॉप असिस्टेंट की मदद ली। रेट्रो के लंबे कपड़े सिंपल और एलिगेंट थे। वह नए और अट्रैक्टिव लग रहे थे। लंबी ड्रेस के इस बैच की ओर रितिका तुरंत अट्रैक्ट हो गई। उसने अपने साइज के साथ हल्के हरे रंग की ड्रेस चुनी और फिटिंग रूम में चली गई। रितिका ने ड्रेस बदल ली और बहुत जल्दी बाहर आ गई। शॉप असिस्टेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हरा रंग इतना अट्रैक्टिव था, लेकिन ये रितिका से इतनी अच्छी तरह मेल खाता था कि ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ उसके लिए कस्टम किया गया हो। इस ड्रेस ने उसमें क्लास और अट्रैक्शन जगाया था। शॉप असिस्टेंट ने कहा, आप बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ मैचिंग एक्सेसरीज को जोड़ने से इसे और बेहतर बन जाना चाहिए। प्लीज़ थोड़ी देर वेट करें, मुझे इस ड्रेस के साथ मैच करने के लिए कुछ एक्सेसरीज लाने दें। शॉप असिस्टेंट एक्सेसरीज सेक्शन में आई जो बाकी एरिया के ठीक बगल में था। उसने सुबह आए वीआईपी कस्टमर को वहां बैठे देखा। वो एक्सेसरीज सेक्शन में खड़ा होकर इधर उधर कुछ चीजें देख रहा था। वह कस्टमर हार्टलेस, कोल्ड और डरावना लग रहा था, इसलिए शॉप असिस्टेंट ने उससे दूरी बना ली। उसकी उस आदमी की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपके से उसके हाथों को देखा। उसके पास कुछ लंबे नाखूनों के साथ अच्छी लंबी उंगलियां थीं। उसकी हरकतों से यह उंगलियां और सख्त लग रही थीं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई अनलिमिटेड पावर छिपी हो। कुछ ही मिनटों के भीतर आदमी ने पहले से कम 5 सामान का चयन कर लिया था, जिसमें हेडविया, झुमके, हार और कंगन शामिल थे। शॉप असिस्टेंट ने खुद को संभाला और अचानक महसूस किया कि वह मिस वर्मा के लिए कुछ सामान लेने आई है। फिर उसने शेल्फ से एक्सेसरीज लेने के लिए जल्दी से अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दीं। चटेन मिस्ट्रियस मैन रेमेस्ट एक ऐसा ब्रांड था जिसने देश की ट्रेडिशन स्टाइल की मूडी थीम के कपड़े डिज़ाइन किए थे। इसमें बहुत सारे मैचिंग रेट्रो स्टाइल के ज्वेलरी और एक्सेसरीज भी थे। इसलिए ये ब्रांड अपर क्लास की लेडीज के बीच बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा वर्मा कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाली ज्वेलरी की दुकान भी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस थी। उनके कपड़ों और ज्वेलरी के आर्टिकल अक्सर न्यूज़पेपर में मिलते जुलते टुकड़ों में बेचे जाते थे। शॉप असिस्टेंट ने अपना ध्यान जेड शो करने वाली शेल्फ की ओर किया। उसने सोचा, मिस वर्मा के पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और एलिगेंट अट्रैक्शन है, इसलिए जेड एक्सेसरी का एक टुकड़ा उस पर एकदम सही लगेगा। उस आदमी ने पतली लेकिन पावरफुल आवाज में कहा, जिससे कि वह बहुत दूर लग रहा था, ये सारा सामान मिस वर्मा को दे दो। शॉप असिस्टेंट ने कहा, हाँ। उसने सामान की ट्रे को अपने हाथ में ले लिया। जब उसने उस आदमी की ओर देखा तो वह पहले से ही उसके कांच के दरवाजे से इस जगह को छोड़कर जा चुका था।
उसने देखा कि आदमी की पीठ धीरे धीरे उससे दूर हो रही है क्योंकि वह स्ट्रेट कदमों से उससे दूर चला गया था। शॉप असिस्टेंट ने अपने मन में सोचा, आखिर यह आदमी कौन था? मिस वर्मा के साथ उनका क्या रिलेशन था और उन्होंने उनके लिए एक्सेसरीज क्यों चुनी? शॉप असिस्टेंट ने ट्रे में रखे सामान को चेक किया। ये सब सामान मैन सेशन के लिए था, क्योंकि यह काफ़ी फेमस था और इसे शॉप में बेचा जाता था। आउटफिट के साथ मैचिंग एक्सेसरीज को चूज करना वर्मा कॉर्पोरेशन द्वारा यूज की जाने वाली सक्सेस सेल्स स्ट्रेटजी में से एक थी। एक तरफ इसने कस्टमर को अट्रैक्ट किया, वहीं दूसरी ओर इसने नई ज्वेलरी को बढ़ावा देने में भी मदद की। इसलिए इस ब्रांच को प्रत्येक सीजन की ट्रेंड के सबसे महंगे और लेटेस्ट सलेक्शन को शो करने का मौका मिला। इस शॉप में सबसे महंगी ज्वेलरी में से एक भी था जो पूरे कॉर्पोरेशन के पास हाइट्स बिक्री पर था, डोव ब्लड रूबी। शॉप असिस्टेंट हैरानी में सामान की ट्रे के साथ लौट आया। मिस वर्मा पहले से ही दूसरी ड्रेस पहनकर देख रही थीं। यह एक पीले रंग की लंबी स्कर्ट थी जिसमें सफ़ेद पंखुड़ी वाला डिज़ाइन था। वह इतनी प्योर और मासूम लग रही थी कि ठीक उसी तरह जैसे एक 15 साल की लड़की को होनी चाहिए। शॉप असिस्टेंट ने हल्के बैंगनी ऑर्किड डिज़ाइन के साथ एक सफ़ेद संगमरमर की मेज पर ट्रे रखते हुए कहा, मिस वर्मा, एक आदमी ने अपनी ओर से आपके लिए इन 5 एक्सेसरीज को चुना है। कृपया देखें कि क्या आप उन्हें पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शॉप के असिस्टेंट ने अपने चेहरे पर एक हैरान भाव के साथ कहा, वह काफ़ी लंबा था और बहुत ही एलिगेंट और सिंपल दिखता था। मुझे यकीन नहीं है कि वह कौन है, लेकिन वह एक साधारण आदमी नहीं लगता। रितिका अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी हैं। पिछले 15 सालों से उसने केवल गैंगस्टर और लो इनकम वाले लोगों को देखा था, जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और ना कि उसकी पिछली लाइफ के लोगों को भी शामिल करते हुए। शॉप असिस्टेंट से इस आदमी का ब्यौरा सुनने के बाद रितिका को वो कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर और पौवा वाला लगा था। रितिका ने सोचा कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि वह इस तरह की सिचुएशन वाले किसी इंसान को जानती है। इसलिए उसने ज़्यादा विचार नहीं किया और ट्रे में सामान पर अपना ध्यान किया। वहाँ डोव ब्लड रूबी प्लेट में अच्छे से रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रूबी चमकीले लाल कबूतर के खून से लथपथ था। वो एक जलती हुई लौ की तरह चमक रहा था। जिस तरह से इसे पॉलिश किया गया था, उससे जलती हुई लौ का इफेक्ट बहुत बढ़ गया था। ज्वेलरी के इन टुकड़ों में 10 कैरेट तक के स्टोन जोड़े गए। इन सभी झुमके, हार, अंगूठी, ब्रेसलेट और सबसे महंगी रूबी की कीमत को मिलाकर इनकी कीमत कुल 10 मिलियन से ज़्यादा थी। रितिका का दिल डूब गया। वह जानती थी कि ज्वेलरी के इन पीस की कीमत उसकी क्षमता से कहीं ज़्यादा ही ज़्यादा है। एक नज़र डालने के बाद उसने दूर देखा और कहा, बस कुछ सिंपल सामान खोजने में मेरी हेल्प करें। शॉप असिस्टेंट अचानक अपनी नींद से उबर गया। उसने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वह जानती थी कि अगर मिस वर्मा ये सभी 5 गहने लेती तो उसे यह मैनेजमेंट को समझाने में बहुत मुश्किल होनी थी। हालांकि ये दुकान वर्मा कॉरपोरेशन की थी, लेकिन फिर भी मिस वर्मा को उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के लिए पे करना होगा। यहाँ तक कि अगर उसे 50% की भी छूट दी जाती, तो भी इन कुछ टुकड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती। वह दुकान की तरफ से कभी भी इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। फिर उसने कुछ अन्य मैचिंग एक्सेसरीज का चयन किया जो रितिका की सिचुएशन से मेल खा सकती थीं। रितिका अपनी शॉपिंग से काफ़ी सेटिस्फाइड थी। आउटफिट्स के अलावा रितिका ने कुछ मैचिंग शूज और बाइग्स को भी चुना। जब काव्या को कैशियर से बिल मिला तो उसका चेहरा कोयले की तरह काला हो गया, क्योंकि उसे ही सारा बिल भरना। बिल की गई चीज़ों में कपड़े, एक्सेसरीज, जूते, ब्यूटी प्रोडक्ट, परफ्यूम और एक टोपी शामिल थे। 50% की छूट के बाद भी उसकी कीमत 2 मिलियन से ज़्यादा थी। उसने रितिका की ओर देखा जो अभी भी परफ्यूम एरिया में घूम रही थी। गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसने पे के लिए कैशियर को अपना क्रेडिट कार्ड दिया। अनु भी गुस्से पागल थी। उसने गुस्से में रितिका को डांटते हुए कहा, पिताजी ने आज सुबह तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया है ना? तुम खुद अपने बिल का पे क्यों नहीं करती हो? रितिका दुखी और हैरान दिखी और उसने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मैं अभी अभी परिवार में लौटी हूँ।
पापा ने आज सुबह आंटी काव्या से मुझे नए कपड़े दिलाने के लिए कहा था। दादाजी ने भी आंटी काव्या को मेरा ख्याल रखने के लिए कहा। मैं तो बस। जैसे ही काव्या ने देखा कि दुकान के वर्कर उन्हें देख रहे थे, उसने तुरंत अनु को रुक जाने के लिए कहा, अनु, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हालांकि रितिका को मैंने जन्म नहीं दिया है, लेकिन सौतेली माँ के रूप में उसके लिए चीजें खरीदने में मुझे कुछ भी गलत नहीं है। अपनी बहन से जल्दी माफी मांगो। अनु नफरत से भरी थी। उसने रितिका की ओर देखा और बिना मर्जी से गुस्से में माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी। रितिका ने बिना कुछ कहे उसे एक कोल्ड स्माइल दे दी। वह अनु को चुनौती देती रही, इसलिए नहीं कि उसे लगा वह मूर्ख है, बल्कि इसलिए कि उसकी एक तेज तर्रार माँ थी। प्रिया ने अजीब चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, रितिका अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने कोई डेली यूज की चीजें नहीं खरीदी है। चलो फीमेल सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि उसे किसी और चीज की जरूरत है या नहीं। काव्या ने प्रिया की सोच की सराहना की। प्रिया सच में वर्मा फैमिली की प्यारी थी। वह परिवार में पली बड़ी और हमेशा जानती थी कि कब सही काम करना है। कोई हैरानी नहीं कि दादी उसे बहुत पसंद करती थीं। काव्या ने कहा, बेशक, चलो दूसरी दुकान पर चलते हैं। हालांकि वह वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन उसे केवल वर्मा कॉर्पोरेशन के ब्रांड ही कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस समय एक नीले रंग के सूट में 30 साल की उम्र की एक महिला दुकान में आ गई। शॉप असिस्टेंट ने एक के बाद एक उनका वेलकम करते हुए कहा, हेलो मैनेजर। महिला ने शॉप असिस्टेंट की कमान संभालते हुए सिर हिलाया, जो पहले रितिका की मदद कर रहा था। उससे कहा, उन 5 ज्वेलरी को लो जो मिस वर्मा ने पहले देखे थे और उन्हें रैप कर दो। थोड़ी देर में हम उन्हें मिस वर्मा के लिए उनकी हवेली भेज देंगे। उन्हें ये सब सामान पर्सनली मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शॉप असिस्टेंट को हैरानी हुई। उसे अचानक यह महसूस हुआ कि 5 सामानों की कुल लागत 10 मिलियन के करीब होगी। उन्हें रैप करने से मैनेजर का क्या मतलब था? इस तरह के विचारों के साथ भी उसने धीमे होने की हिम्मत नहीं की थी। जल्दी से उसने उन सभी ज्वेलरी को रैप कर दिया था। ये तब हुआ था जब काव्या ने पहले ही बिल पे कर दिया था और कैशियर उसकी रसीद काव्या को सौंप रहा था। काव्या ने शॉप असिस्टेंट को वर्मा मेंशन तक सामान पहुंचाने का ऑर्डर दिया। हालांकि वह परेशान थी, लेकिन वह इस मौके का फायदा अजीत से हर चीज की पूर्ति करने के लिए पूछने के लिए कर सकती थी। साथ ही वो ओल्ड मिस्टर वर्मा के सामने खुद को जेंटल और काइंड दिखा सकती थी। इसलिए उसे आज अच्छी तरह से एक्टिंग करनी थी। फिर शॉप की मैनेजर एलिगेंट ढंग से काव्या के पास चली गई और पूछा, मिसेज वर्मा, आज आपके पास यहाँ आने का समय कैसे आया? काव्या इस स्टोर की रेगुलर कस्टमर थी, इसलिए वह स्टोर मैनेजर दिव्या रावत से बहुत परिचित थी, जो एक कैपेबल लेडी थी। काव्या ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और कहा, आज का मुख्य एजेंडा रितिका के साथ कुछ कपड़ों की शॉपिंग करना था। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने रितिका को करीब खींच लिया और उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, ये हमारी वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी रितिका वर्मा है। वो कुछ दिन पहले ही वर्मा फैमिली में लौटी हैं। दिव्या रावत मुस्कुराई और रितिका के पास पहुंच गई। उसने कहा, हेलो मिस वर्मा, मैं इस स्टोर की मैनेजर हूँ, दिव्या रावत। दिव्या रावत ने अपने सामने खड़ी मिस वर्मा को एक आकार दिया, जिसने हंस के डिजाइन के साथ पीली धुंध के डिजाइन वाली स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसे उसने अभी ही खरीदा था। लंबी स्कर्ट के लोअर साइड को हल्के नीले रंग के फूलों के पैटर्न से सिल दिया गया था, जिससे नाजुकता और जोश का एहसास हुआ। उसने अपने ड्रेसिंग सेंस के साथ एक हरे जेड की ज्वेलरी पहनी जो सेब के आकार थी, जो कि श्योरिटी के ओरा को दिखाता था। दिव्या ने अनु वर्मा और प्रिया जैन को बारीकी से देखा। अनु के पास एक लंबा फिगर था, जो कि एक सुंदर कैरेक्टर को रोल के लिए चुनी गई थी। उसने सच में जब वो ड्रेस पहन रखी थी तो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र की दिख रही थी। प्रिया ने खुद को दिखाने के लिए भव्यता का रास्ता चुना था। हालांकि उसने सही ढंग से कपड़े पहने, लेकिन यह एक 15 वर्षीय लड़की में यूथ की कमी को दिखाता था।